कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से सृजनात्मक लेखन के भाग 2 के अंतर्गत पाठ 6 कैसे बनती है कविता को पढ़ेंगे, क्योंकि इसके लिए एक अलग भाग तैयार किया गया है जिसका नाम है सृजनात्मक लेखन, जिसके अंतर्गत हम कविता नाटक संबंधी बातें पढ़ेंगे और उनसे संबंधित जानकारी लेंगे। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सृजनात्मक का मतलब क्या होता है। जिसे इंग्लिश में क्रिएटिविटी कहते हैं, क्रिएटिव कहते हैं, वो हिंदी में सृजनात्मक है। और सृजनात्मक सृजन शब्द से बना है। सृजन का मतलब होता है कुछ नया करना, कुछ अनोखा और दूसरों से जो अलग हो वो करना। तो कविता नाटक हर कोई लिखता है, लेकिन अगर एक दूसरे के जैसी कविता लिखी हो तो वो सृजन नहीं कहलाएगी। आप अपने मन के विचारों को कविता का रूप देकर उसको एक नया रूप देते हुए एक नई चीज़ लोगों के सामने लाएं, एक नया विचार लाएं, तो वो सृजनात्मकता है। तो इसी सृजनात्मक लेखन के अंतर्गत पाठ 6 कैसे बनती है कविता को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ के अंतर्गत कविता क्या है, कविता कैसे बनती है, कविता में शब्दों का चयन कैसे किया जाता है, कविता में बिंब और छंद, कविता की संरचना और कविता के घटक पढ़ेंगे। कविता कोने में घात लगाए बैठी है। यह हमारे जीवन में किसी भी क्षण बसंत की तरह आ सकती है। ये कहावत है जॉर्ज लुइस बोर्खेस की, अर्जेंटीना के स्पेनिश लेखक हैं। और इस वक्तव्य का अर्थ ये हुआ कि कविता किसी भी व्यक्ति के जीवन में बसंत की तरह प्रभाव दे सकती है। जिस तरीके से बसंत आने पर जो प्राकृतिक परिवेश है वो बदल जाता है और मनुष्य उससे किस तरीके से आकर्षित होता है, वैसे ही कविता जो है अपने विचारों से किसी भी व्यक्ति को प्रेरणा दे सकती है और वो अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। तो इस तरीके से वो किसी भी क्षण बसंत की तरह आ सकती है। कविता के बनने की कहानी। माँ, दादी और नानी की ज़बानी, लोरी के बोल, खेतों के ढोल, बच्चों के खेल गीत, स्कूल में उनका पहला कदम, तोतली ज़बान से गीत दोहराता बच्चा, उनमें कुछ नए शब्द जोड़ता बच्चा कविता की यह जानी पहचानी दुनिया है जिसे हम सब जानते हैं। यानी अपने आम जीवन में हर एक व्यक्ति कविता के इन रूपों को देखता है, जिसमें माँ और दादी और नानी की ज़बानी हम कुछ सुनते हैं, लोरी के बोल और खेतों में बजने वाले ढोल, बच्चों के जो खेल होते हैं, गीत होते हैं वो, स्कूल में उनका पहला कदम, तोतली ज़बान से जो गीत बच्चा गाता है वो, और उसमें कुछ नए शब्द जोड़ता बच्चा। तो ये आम जीवन में लोगों में कविता का रूप होती है। आप जैसे ही इन स्मृतियों से जुड़ेंगे कुछ बुनियादी सवाल पर सोचने को विवश होंगे। क्या कारण है कि दुनिया के हर बच्चे की पढ़ाई नर्सरी गानों से शुरू होती है? वह कौन सी चीज़ है कविता के बोल में जो दुनिया के बोल से ताल मिलाने के लिए ज़रूरी है? जैसे ही इन सवालों की ओर मुखातिब होते हैं, कविता की जानी पहचानी दुनिया अनजानी लगने लगती है। कविता के खेत, खलिहान, बाग बगीचे, चिड़िया, शेर, मोची, पानी, सूखा, गांव, नगर अब अपरिचित से लगने लगते हैं। इस अपरिचित दुनिया में गोते लगाने वाले आलोचक और कवियों को कविता कभी जादू लगती है तो कभी पहेली। यानी आम जीवन में लोगों के कविता है, लेकिन जब सृजन करने की बारी आती है तो वही कविता जो है अपरिचित सी और कठिन सी लोगों को लगने लगती है। वाचिक परंपरा के रूप में जन्मी कविता आज लिखित रूप में भी मौजूद है। यानी ज़्यादातर कविता पहले मौखिक रूप में ही इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन अब कविताएं जो हैं वो लिखित रूप में भी मिलने लगी हैं और मौजूद हैं। तो वाचिक यानी बोलने से संबंधित। उसके साथ ही मौजूद है यह सवाल कि कविता क्या है। यद्यपि कविता की इस पहेली को बूझना जटिल प्रक्रिया है, यानी ये कठिन है जानना कि कविता क्या है। सारी जटिलता के बावजूद कविता हमारी संवेदना के निकट होती है। कहने का अर्थ
कि इन सारी कठिनाइयों के बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि कविता जो है वो हमारी संवेदना यानी हमारे भावनाएं जो हैं, हमारे जो विचार हमारे मन में हमारे हृदय में हैं, उन्हीं को व्यक्ति जब गीत के साथ जोड़ता हुआ प्रकट करता है तो वही कविता है। तो सारी जटिलता के बावजूद हम कह सकते हैं कविता हमारी संवेदना के निकट होती है, वह हमारे मन को छू लेती है, कभी कभी झकझोर भी देती है। और कविता के मूल में संवेदना है, राग तत्व है। यानी जो कविता का जो मूल मंत्र है वो क्या है? संवेदना, यानी आपकी भावनाओं से जुड़ना। और राग तत्व यानी उसमें गीत का होना। यह संवेदना संपूर्ण दृष्टि से जुड़ने और उसे अपना बना लेने का बोध है। यह वही संवेदना है जिसने रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि बना दिया और वह कह उठे, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमा शाश्वती समा यत क्रोंच मिथुनादेक मवधि काम मोहितम। इसी को सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। यानी कविता कभी भी किसी भी व्यक्ति के मुख से या दिमाग से या हृदय से निकलती है तभी जब व्यक्ति जो है किसी भी तरीके के दुख में या परेशानी में होता है। तो वियोगी होगा पहला कवि, यानी जिसने भी वो कविता लिखी होगी पहली कविता वो वियोगी होगा, और उसके आह से यानी उसके दुख से वो गान यानी वो गीत जो है उपजा होगा, यानी उसका जन्म हुआ होगा। उमड़ कर आँखों से चुपचाप, जिस तरीके से उसका दुख आँखों से उमड़ कर निकल जाता है वैसे ही उसकी कविता भी बह गई होगी अनजान। तो सुमित्रा नंदन पंत ने इस बात को इस तरीके से कहा। तो कहने का अर्थ ये है कि जिस बात को साधारण भाषा में और आम बोलचाल की भाषा में और संवाद शैली में समझाई जाए या बताई जाए वो दिल को उतना नहीं छूती है जितना अगर उसे कविता के रूप में प्रकट किया जाए और गहरी से गहरी बात को समझाने का प्रयास किया जाए तो कविता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के रूप में यहाँ पर गजानन माधव मुक्तिबोध जो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े लेखक हैं, वो उनकी एक हस्तलिपि कविता यहाँ पर दी गई है। हस्तलिपि यानी उनके हाथों से स्वयं से लिखी हुई कविता है यहाँ पर, तो उसको उदाहरण के रूप में यहाँ दिखाया गया है। सवाल ये उठता है कि जो वस्तु हमारे इतने निकट है उसे हम उसी तरह क्यों नहीं कह पाते जैसे कवि कहता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर उसी बात को साधारण बात तरीके से बोला जाए तो वो चीज़ हमें क्यों नहीं समझ में आती जैसे कि कवि उस चीज़ को कह जाता है और लोगों को वो बात छू भी जाती है और समझ भी आ जाती है। जहाँ तक कविता लेखन का सवाल है, इस संबंध में दो मत मिलते हैं। एक तो यह कि कविता रचने की कोई प्रणाली सिखाई या बताई नहीं जा सकती है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि पश्चिम के कुछ विश्वविद्यालयों में और अब अपने यहाँ भी कहीं कहीं काव्य लेखन के बारे में विद्यार्थियों को बाकायदा प्रशिक्षण भी दिया जाता है, प्रशिक्षण ट्रेनिंग। सवाल यह है कि चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला आदि सिखाई जा सकती है तो कविता क्यों नहीं सिखाई जा सकती। जैसे ही आप इन सवालों का सामना करेंगे कविता का जादू खुलने लगेगा। यह वो संसार है जो आपको संभवतः एक कवि ना बना पाए लेकिन अच्छा भावुक या सहृदय पाठक जरूर बना देगा। कविता की बारीकियों से गुजरना उसे दोबारा रचे जाने से सुख से कम नहीं होगा। दरअसल एक अच्छी कविता आमंत्रित करती है बार बार पढ़े जाने के लिए, कुछ कुछ शास्त्रीय संगीत की तरह। जब तक आप उससे दूर हैं रहस्यमयी लगेगी, करीब जाते ही उसे बार बार और देर तक सुनने को जी चाहेगा। कहने का अर्थ है ये चीज़ें एक कला हैं और बहुत गहन होती हैं। जब तक आप इनसे दूर हो आपको ये बहुत कठिन जटिल लगेंगी, लेकिन जब आप इनसे जुड़ जाते हैं तो आप इसी में रम जाते हो और इन्हीं से इनको बार बार देखना सुनना चाहते हो। अच्छी कविता आपसे सवाल करती है, सुने और पढ़े जाने के बाद भी वह बची रह जाती है आपकी स्मृति में बार बार सोचने के लिए। कहने का अर्थ यह है कि कोई भी कविता किसी भी व्यक्ति को उसको पढ़ने के बाद स्वतः
तुरंत उसको अपने से क्यों जोड़ लेती है? क्योंकि वो कविता जो अर्थ देती है वो व्यक्ति को उसके विचारों से जोड़ लेती है। पढ़ने वाला उसको लगता है कि ऐसे ही विचार उसके मन में भी आते हैं, तो हो सकता है उसके प्रश्नों का जवाब उसे मिल जाए। गीत के माध्यम से और शब्दों के जोड़ तोड़ के माध्यम से वो अचंभा उसको आकर्षित करता है और उसके विचारों से उस कविता का जुड़ाव होना उसको अपनी ओर खींचता ले जाता है। और यही प्रभाव कविता जब एक व्यक्ति पर छोड़ देती है तो बसंत की तरह एक व्यक्ति के जीवन में काम करती है। वापस चलते हैं पहले सवाल पर कि कविता अन्य कलाओं की तरह सिखाई क्यों नहीं जा सकती है। आप जानते हैं कि चित्रकला में रंग, कूची, कैनवास, तो संगीत में स्वर, ताल, वाद्य आदि की जरूरत पड़ती है। लेकिन कविता एक ऐसी कला है जिसमें किसी बाह्य उपकरण की मदद नहीं ली जा सकती। कवि की एक कठिनाई यह भी होती है कि उसे भाषा के उन्हीं उपकरणों से काम लेकर कुछ विशेष रचना होता है जो विभिन्न विषयों, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि एवं हमारे दैनिक जीवन का माध्यम है। वह अपनी इच्छा अनुसार शब्दों को जुटाता है और उसे लय से गठित करता है। यानी कविता रचने का एक ही तरीका है, आपके पास शब्द भंडार का होना, किसी एक विषय पर आपकी गहरी सोच होना और आपकी इच्छा होना और उन्हीं शब्दों को, विचारों को लय से बांध देना, और यही कविता को निर्मित करती है। किसी भी बाह्य वस्तु का सहारा लेकर ये चीज़ नहीं सिखाई जा सकती है, इसी के लिए कोई कविता सिखाने पर ज़्यादा रुचि नहीं लेता। कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है शब्द। जिस तरीके से गीत, संगीत आदि चीज़ों के लिए कुछ उपकरण हैं जिनकी सहायता से उनको सिखाया जा सकता है, उस कला को सीखा जा सकता है, लेकिन कविता एक ऐसी कला है जो स्वयं से अपने में उपजती है, अपनी मेहनत से, अपने गहन विचारों से और शब्दों के भंडार से। और उन्हीं उपकरणों में से पहला उपकरण जो है कविता को रचने के लिए शब्द होता है। यानी आपके पास शब्द भंडार कितना है जो आपके विचारों को प्रकट करने के लिए अनोखे से अनोखे शब्दों को आपकी कविता को अनोखा बनाने में मदद दे सके। शब्दों से मेलजोल कविता की पहली शर्त है। कविता बनाने की जो पहली शर्त है वो ये कि आपके विचारों को प्रकट करने के लिए आपके पास जो शब्द हैं वो गीत और लय लाने के लिए आपस में मेल खाते हों। इस संबंध में अंग्रेजी कवि W.H. ऑर्डेन ने भी कहा है कि प्ले विद द वर्ड्स, यानी आरंभ में शब्दों से खेलना सीखें। इसी को एक उदाहरण से स्पष्ट किया गया है कि कल्पना करें, यानी सोचें कि आप स्कूल के विद्यार्थी हैं। कक्षा में बैठे सभी सहपाठी आपसे अपरिचित हैं, अनजान हैं। जैसे ही आप खेल के मैदान में पहुंचते हैं तो वे सारे अपरिचित विद्यार्थी आपके मित्र बन जाते हैं। शब्दों के साथ भी ऐसा ही होता है। शब्दों से खेलना, उनसे मेलजोल बढ़ाना, शब्दों के भीतर सदियों से छिपे अर्थ की परतों को खोलना है। यानी शब्दों के साथ खेलकर, उनके अर्थों को जानकर कविता आसानी से रची जा सकती है और उनको भी अपना दोस्त बनाकर अपने जीवन में, जिस तरीके से आप तरह तरह के लोगों से जुड़कर अपने जीवन में दोस्तों की संख्या बढ़ा लेते हैं, वैसे ही शब्दों से मिलकर उनके अर्थों को जानकर शब्दों को बढ़ाना, शब्द भंडारों को बढ़ाना आपके लिए कविता रचना आसान कर सकता है। कुछ इंटरनेट की तरह। इंटरनेट से जुड़ना ज्ञान विज्ञान की नई दुनिया से जुड़ना है। शब्दों से जुड़ना कविता की दुनिया में प्रवेश करना है। आपने देखा होगा कि बच्चे खेल खेल में गीत रच डालते हैं। दरअसल रचनात्मकता सबके अंदर होती है, उसे तराशने की जरूरत होती है। तुकबंदी के प्रयास में धीरे धीरे उनकी रचनात्मकता आकार लेने लगती है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं अपनी समझ के अनुसार छोटे मोटे गीत बना लेते हैं, लेकिन अगर उसी रचनात्मकता को गाइडेंस मिल जाए, राह दिखाने वाला मिल जाए, तो वही रचनात्मकता अपने एक उच्च स्तर पर पहुंच सकती है। घो घो रानी कितना पानी, अथवा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 में लागा धागा, चोर निकल कर भागा। तो ये कविता इस तरीके से बन जाती हैं और आप देखेंगे किस तरीके से आसान शब्द हैं, लेकिन फिर भी शब्दों की लय और उनसे मेल खाने वाले, जो सुनने में और बोलने में एक जैसे सुनाई देते हों, जो कविता की लय
को बनाकर रखते हैं, कविता को रचने में मदद करते हैं। यहाँ पर उदाहरण के रूप में हरिवंश राय बच्चन जी का एक गीत है जो कि उनकी लिखावट में दिया गया है,